Hi everyone, a very good evening. Let's proceed with today's class. Okay. So डीना क्लास डेली इंटरनेशनल न्यूज एनालिसिस और हम क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन वेरी इंपॉर्टेंट. Again the class is getting premiered because I'm in the process of shifting my place. So एक the north, okay, and tomorrow the class will be regular live session. So bear with me and make sure to like the stream and share with your fellow aspirants. क्या क्या टॉपिक्स देख रहे हैं? यूरोपियन यूनियन एंड नॉर्थ मैसिडोनिया. ओके, मोर ट्रॉमा बिफोर मेंबरशिप. तो हम थोड़ी सी बात करेंगे नॉर्थ मैसिडोनिया क्या बला है, क्या हो गया मैसिडोनियंस को. मैसिडोनिया के बारे में आप और मैं यूजुअली बस अलेक्जेंडर के बारे में जानते हैं कि हाँ भाई अलेक्जेंडर वाज फ्रॉम मैसिडोनिया. But what else is there to about Macedonia we have to read? So we'll go through it. Biden approves $100 million emergency fund to resettle the Afghan refugees. So who are these Afghan refugees? भाई हमें तो H1B वीजा नहीं देते हो. कौन है ये लोग भाई जिन्हें $100 million स्पेंड किया जा रहा है इन अफगान्स को अमेरिका में रीसेटल करने के लिए? तो we'll talk about that. And then we'll also talk about the financial multilateralism that is the key agenda फॉर दिस ईयर्स G20 मीटिंग. आपको भी पता है G20 की मीटिंग हुई है फॉरेन मिनिस्टर्स की, जहां पे एजेंडा सेट किया जा रहा था और वो फाइनेंशियल मल्टीलैटरलिज्म की बात कर रहे थे. बात समझाऊंगा मैं फाइनेंशियल मल्टीलैटरलिज्म क्या है, और साथ ही साथ जो अक्टूबर के महीने में G20 की समिट लेवल टॉक्स होने वाली है उसमें क्या डिस्कशन होगा, और अल्टीमेटली G20 किस तरफ ध्यान दे रहा है इन द आफ्टरमाथ ऑफ कोविड. आफ्टरमाथ खैर हुआ नहीं है, लेकिन वी कैन एक्सपेक्ट इट टू हैपन वेरी सून. ठीक है, जितना जल्दी आफ्टरमाथ है उतनी बात खत्म होगी. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन. अगर बीच में क्वेरी होगी, डिफिकल्टी होगी, क्वेश्चंस होगा तो आप मुझसे पूछते जाएंगे एंड आई विल आंसर ऑल द क्वेरीज. कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. आई विल आंसर ऑल द क्वेरीज इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, नीचे लिंक है unacademy.com/shwetank9. मेक श्योर गो ऑन द particular link and get yourself connected with me. Okay, फ्री सेशंस वहीं पे हैं, तो भाई वहीं से सारे फ्री सेशंस का आपको एक्सेस मिलेगा, तो उनको जाकर अटेंड करें. इसके अलावा कोई और डिफिकल्टी, कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अगेन द प्राइसेस आर वेरी रिड्यूस. ओके, तो सारी क्लासेस, फ्री क्लासेस को अटेंड करें. उसके बाद अगर आपको लग रहा है तो उस क्लासेस आर हेल्पफुल फॉर यू इन योर आर्किंग तरीके से प्रिपरेशन के लिए, तो मेक श्योर करेंगे कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे और बेटर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाएंगे. प्राइस आपके सामने 57,500 लिखी है. दिस इज द वेरी रिड्यूस प्राइस जो अनअकैडमी आपको ऑफर करिए सब कुछ मिलाकर. ठीक है, क्लास की बैचेस, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्री की टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, everything is there, so make sure you can go for this. Additionally, the prices are actually more reduced for a week or some time. Okay, so till 1st of August से पहले, यानी जब तक जुलाई खत्म नहीं होता तब तक आपके पास प्राइसेस और रिड्यूस हैं 10%, तो शायद आपको प्राइसेस और कम मिल जाएंगे. जस्ट चेक इट आउट. SPYT कोड यूज करेंगे, रिड्यूस हो जाएगी प्राइस और आप फिर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. CSE अश्योर क्या है, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें, फिर उसके बाद एग्जाम में जाएं, एग्जाम लिखें, और अगर दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर रिजल्ट देन वो अनअकैडमी को बता सकते हैं. अनअकैडमी विल फर्दर एक्सटेंड 1 ईयर ऑफ देयर सब्सक्रिप्शनशिप. दैट विल बी डन. सो 2 साल की पेमेंट में आपको 3 साल की सब्सक्रिप्शन भी अनअकैडमी दे देगी. सो दैट इज अगेन अ वेरी बिग अश्योरेंस व्हिच अनअकैडमी इज रेडी टू गिव यू if you are ready to take the subscription as soon as possible. चलिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे. सारी चीजें स्क्रीन पे दी हुई हैं. इसमें कोई डिफिकल्टी होगी, यू गेट इन टच एंड आस्क. कोई और डिफिकल्टी होगी, नीचे एक लिंक है, गूगल लिंक, उसको फिलअप कर देंगे. वो आपकी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वाली इश्यूज तो रिजॉल्व हो ही जाएंगी. साथ ही साथ कोई और भी इशू है वो भी वहां पे रिजॉल्व हो जाएगी. ठीक है, 28 जुलाई से नया बैच शुरू हो रहा है, तो मेक श्योर उससे पहले सब्सक्रिप्शन ले लें ताकि आप इन बैचेस को अटेंड करना शुरू कर सकें. ओके, आइकॉनिक प्लस, आई होप आपको डिफरेंस पता होगा. नहीं पता तो जल्दी से सुन लीजिए. इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, इफ यू आर इन अ कॉलेज राइट नाउ, तो थोड़ा सा टाइम कम होता है, और इन सच अ सिचुएशन अगर कोई मिल जाए जो आपको गाइड करने को रेडी हो, जो आपको चीजें बता दे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो आपकी प्रिपरेशन बड़ी इजी हो जाएगी. सो ये बेनिफिट आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शनशिप में मिल जाएगी बिकॉज दे विल बी अलॉटेड मेंटोर फ्रॉम द साइड ऑफ अनअकैडमी. तो इसका बेनिफिट आप अलग से ले सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके. अदरवाइज आप प्लस सब्सक्रिप्शन की ओर ध्यान दे सकते हैं. ठीक है, सबसे शुरुआती स्टेप वही होता है कि भाई आप सबसे पहले तो आप डाउनलोड करिए, क्लासेस स्टार्ट करिए. फ्री क्लासेस अगर आपको हाथ समझ में आती है देन यू विल प्रोसीड फ्रॉम देयर. ठीक है, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देते रहिए. और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. द यूरोपियन यूनियन एंड नॉर्थ मैसिडोनिया, व्हाट इज गोइंग ऑन विद दीज कंट्रीज. यूरोपियन यूनियन, जो पूरे ग्रीन स्टेट्स हैं, वो सारे के सारे, जो हरित क्रांति आई हुई है इस मैप में, ये सारे के सारे स्टेट्स क्या हैं, ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन. बीच में आपको छोटा सा स्विट्जरलैंड दिख रहा होगा कि चारों ओर से है, लेकिन दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड टू बी द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन. ठीक है, दे आर इकोनॉमिकली वेल ऑफ, दे, उनको कोई इशू नहीं है. बट
देयर आर अदर स्टेट, ये तो स्विट्जरलैंड हो गया, देयर आर अदर स्टेट्स, और खासकर ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, दिस इज द नॉर्थ मैसिडोनिया। क्या है ये? नॉर्थ मैसिडोनिया। अब ये नॉर्थ मैसिडोनिया क्यों है, सिर्फ मैसिडोनिया क्यों नहीं है, वो भी समझेंगे। नॉर्थ मैसिडोनिया, अब देखिए नॉर्थ मैसिडोनिया जो कंट्री है, इसका नाम पहले मैसिडोनिया ही था। मैसिडोनिया ने 2005 में अप्लाई किया कि दे वांट टू बी द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, क्योंकि चारों तीन तरफ से यूरोपियन यूनियन से लगे हैं। ठीक है, बुल्गारिया भी है, बुल्गारिया भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, दे ऑल्सो वांट टू बी पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। लेकिन अपोज कौन कर रहा है इनको, क्यों नहीं बन पा रहे हैं ये, तो वो बात समझिए। अब 2005 में यूरोपियन यूनियन से जब बात हुई, और उनकी कैपिटल है स्कॉप्स, स्कॉप में ने बात की उनकी मैसिडोनियन प्राइम मिनिस्टर ने, और यूरोपियन यूनियन वाज आल्सो इंटरेस्टेड। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने कहा कि जी आपके यहाँ उतनी एफिशिएंट गवर्नमेंट नहीं है, थोड़ा करप्शन है, उस करप्शन के लेवल को कम करें और फिर भी टॉक अबाउट यू गेटिंग इन द यूरोपियन यूनियन। चलिए अच्छी बात है, उन्होंने करप्शन के लेवल को कम किया, थोड़ी सी और एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर किया। उसके बाद फिर देखते हैं आप, उसके बाद भी यूरोपियन यूनियन जो था उसके अंदर कंसेंसस नहीं बन रहा था। और याद रखिए यूरोपियन यूनियन में किसी भी कंट्री की एंट्री के लिए आपको कंसेंसस ढूंढना पड़ता है सारी की सारी 27 कंट्रीज के बीच में। अब इसी बीच यूरोपियन यूनियन तो छोड़िए, लेकिन नॉर्थ मैसिडोनिया ने नेटो ज्वाइन कर लिया 2020 में, और वो 2005 से जो चली आ रही थी बात कि यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना है, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। अब जब आप नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि आपको अब तो अमेरिका का वेरिफिकेशन भी मिल गया है, अमेरिका का सपोर्ट मिल गया है, और क्या चाहिए अब। लेकिन अभी भी यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अब समझिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी है ग्रीस। अब इसमें आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं मैं ताकि आप समझ सकें। देखिए हुआ क्या कि जैसे कि हम जब इंडिया का मैप देखते हैं तो हम जानते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कि जी बंगाली लोग बांग्लादेश में भी रहते हैं और इंडिया में भी रहते हैं। रिलीजन अलग हो सकता है लेकिन है तो बंगाली, ठीक है, कल्चर वाइज। पंजाबी लोग जी इंडिया में भी रहते हैं, पाकिस्तान में भी रहते हैं, रिलीजन अलग हो सकता है लेकिन है तो पंजाबी, ठीक है। इसी तरह पश्तो लोग पाकिस्तान में भी रहते हैं, अफगानिस्तान में भी रहते हैं, रिलीजन भी सेम है उनका, तो ठीक है, बस दोनों तरफ है। इसीलिए आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। या तजीक लोग दोनों तरफ रहते हैं, तजिकिस्तान में भी अफगानिस्तान में भी। तो ये मैन मेड बॉर्डर्स जो हैं इन्होंने बड़े मसले खड़े कर रखे हैं, और इन्हीं में से एक मसला है मैसिडोनिया का, ठीक है। सो अब देखो हुआ ये कि मैसिडोनिया जो है ये 1991 में एक अलग कंट्री बनी। वही जब पूरे का पूरा जब डिवीजन हुआ, ठीक है, जितने भी रेड स्टेट थे इन अवे, वो सारे स्टेट जो कहीं ना कहीं रशिया सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में थे वो टूटे, यूगोस्लाविया अलग हुआ, तो मैसिडोनिया एक अलग कंट्री बनी। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि ग्रीस का जो नॉर्दर्न स्टेट है उसको ग्रीस में ही मैसिडोनिया कहा जाता है। ओके, ग्रीस का जो नॉर्दर्न स्टेट है उसको कहा जाता है मैसिडोनिया, ठीक है। और मैसिडोनिया अपने आप में एक कंट्री भी थी। तो ग्रीस ने 2018 में ये कहा कि अनलेस एंड अनटिल मैसिडोनिया अपना नाम चेंज ना करे तब तक हम उसे यूरोपियन यूनियन में आने नहीं देंगे। 2018 में इसके लिए एक रेफरेंडम कराया मैसिडोनिया की गवर्नमेंट ने, उन्होंने अपना नाम बदल के नॉर्थ मैसिडोनिया रख लिया, सिर्फ इसलिए कि ग्रीस को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ग्रीस का कहना था भाई कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हमारे यहाँ भी एक मैसिडोनिया है, ये अलग कंट्री भी मैसिडोनिया कर लेंगे, हम ये अलाउ नहीं करेंगे। सो मैसिडोनिया ने अपना नाम चेंज किया, एक रेफरेंडम कराया, रेफरेंडम में कई लोग इस बात से गुस्सा भी थे, लेकिन स्टिल नॉर्थ मैसिडोनिया उसका नाम बदल के रखा गया, पूरी की पूरी कंट्री का नाम चेंज किया गया। अब लगा अब मेंबरशिप मिल जाएगी क्योंकि ग्रीस ने बोल दिया है। इसके बाद फिर से प्रॉब्लम हो गई। इस बार प्रॉब्लम कर दी जो उनके ईस्टर्न नेबर है यानी बुल्गारिया। बुल्गारिया ने क्या किया, देखिए मैप में बुल्गारिया कहाँ पे है, ग्रीन कलर वाला जो कंट्री है वो बुल्गारिया है। इस मैप में भी आप देख सकते हैं बुल्गारिया आपको दिख रहा है, इसकी कैपिटल है सोफिया। अब सोफिया यानी कि बुल्गारिया की कैपिटल से एक नया रूल आया कि भाई देखिए बात कुछ ऐसी है कि मैसिडोनियन लैंग्वेज जो है वो बुल्गारियन लैंग्वेज से बड़ी मिलती जुलती है, और जब नॉर्थ मैसिडोनिया यूरोपियन यूनियन के अंदर एंटर करेगा तो वो अपने आप को एज अ टूरिस्ट ट्रैवल के लिए अच्छा जगह दिखाएगा, अपने कल्चर को वो थोड़ा सा प्रोपोगेट करने की कोशिश करेंगे, अपने कल्चर को यूज करेंगे अपने आप को एडवर्टाइज करने के लिए। सो उनका एडवर्टाइजमेंट जो होगा वो मैसिडोनिया का एडवर्टाइजमेंट बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाएगा बुल्गारिया से। और क्योंकि मैसिडोनिया जो है वो इकोनॉमिकली थोड़ा वीक है तो लोग वो चीपर इलाके हैं, इसलिए बहुत सारे लोग बुल्गारिया घूमने आने की जगह मैसिडोनिया घूमने जाने लगेंगे, क्योंकि कल्चर बहुत सिमिलर है, ठीक है, कल्चर बहुत सिमिलर है। सो इसलिए बुल्गारिया ने कहा कि हम आपको तब तक नहीं आने देंगे, ओके, यूरोपियन यूनियन में हम आपको तब तक अलाउ नहीं करेंगे जब तक आप ये एक्सेप्ट ना करें कि जो मैसिडोनियन लैंग्वेज है, आपकी जो लैंग्वेज है, इट इज नथिंग बट अ डायलेक्ट ऑफ बुल्गारियन, बट दिस इज जस्ट टू मच, ठीक है। ये कुछ ऐसा है कि अब इंडिया अगर पाकिस्तान से कहे कि हम तब तक आपको कहीं का मेंबर नहीं बनने देंगे जब तक आप ये ना माने कि उर्दू इज अ डायलेक्ट ऑफ हिंदी, सो अब वो तो कुछ भी हो जाए वो नहीं मानेंगे,
ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस मिलके ही निकली हैं, हिंदवी बनी, हिंदवी से हिंदी बनी, उर्दू भी वहीं से जुड़ के आई, दैट्स अ रियलिटी एवरीवन नोज। इसी तरीके से लैंग्वेजेस बनती हैं, लेकिन कोई भी कंट्री इस तरीके से अपनी पूरी की पूरी लैंग्वेज को किसी और कंट्री के अधीन नहीं करेगा, उसके नीचे नहीं लेकर आएंगे। एंड दैट्स व्हाई दैट इज वेरी डिफिकल्ट कि मैसेडोनिया ये एक्सेप्ट करे, कि नॉर्थ मैसेडोनिया ये एक्सेप्ट करे कि उनकी जो लैंग्वेज है वो बल्गेरियन लैंग्वेज की डायलेक्ट, एंड दैट इज द न्यू क्राइसिस जहां से ये गुजर रहे हैं। तो अब ये बेचारे अभी भी जो हैं पार्ट नहीं बन पा रहे हैं किसका, यूरोपियन यूनियन का। सो इस तरह की भी डिफिकल्टीज आती हैं छोटी छोटी कंट्रीज में। न्यूज में बहुत ज्यादा था ये यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, तो आई थॉट कि मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। एग्जामिनेशन में याद रखें, इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे पूरा क्वेरी नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा, ये जो बैल्कन स्टेट्स हैं, ठीक है, ये बैल्कन स्टेट्स की पोजीशनिंग पूछ ली जाएगी। आपसे पूछा जाएगा जी मैसेडोनिया के ईस्ट में कौन सी कंट्री है, या ग्रीस और मैसेडोनिया की बॉर्डर टच होते हैं कि नहीं होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, सो कीप इट इन माइंड एंड व्हेन यू आर रीडिंग, एंड दैट विल बी ऑल। बट आगे बढ़ने से पहले कि डिमांड क्या है, रीजन क्या है मैसेडोनिया का कि भाई दे वांट टू बी इन यूरोपियन यूनियन। द रीजन इज कि देखिए यूरोप मैसेडोनिया की अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो ग्रीस है, बुल्गारिया है, ये दोनों ही कंट्री किसकी पार्ट है, यूरोपियन यूनियन की। और इसलिए बहुत ज्यादा मैसेडोनियन, नॉर्थ मैसेडोनियन लोग अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं इन कंट्रीज में, और वहां से फिर यूरोपियन यूनियन के थ्रू फ्रांस में, जर्मनी में, स्पेन चले जा रहे हैं अच्छे जॉब प्रोफाइल के लिए, अच्छे और इकोनॉमिक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज के लिए। अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और अजीब सी भी है। रीजन ये है कि मैसेडोनिया के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, अनलेस एंड अनटिल दे देमसेल्फ बिकम अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, कोई तरीका नहीं है अब मैसेडोनिया के पास कि वो ब्रेन ड्रेन को रोक सके अपने यहाँ के पढ़े लिखे काबिल लोगों को, जिनके ऊपर एक्चुअली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैसेडोनिया को आगे लेकर जाएं, उनको रोकें किस तरीके से मैसेडोनिया में। दैट्स अ रियल डिफिकल्टी दे आर फेसिंग राइट। ठीक है, सो दिस इज समथिंग अगेन द यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हेन व्हाइल रीडिंग अबाउट मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, द होल इशू गोइंग ऑन इन बाल्कन, एंड लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। देखो एक न्यूज आई कि बाइडेन अप्रूव्स 100 मिलियन इमरजेंसी फंड टू रीसेटल अफगान रिफ्यूजीज। अब ये न्यूज पढ़ते ही फिर ऐसा लगता है कि भाई ये वही यूनाइटेड स्टेट्स है जो हम इंडियंस को और चाइनीज को H1B वीजा भी नहीं दे रहा है, और ये वही यूनाइटेड स्टेट्स है जिसने सीरियन रिफ्यूजीज को लेने से बिल्कुल ही मना कर दिया था। सो व्हाट्स गोइंग ऑन, नॉट ओनली दे आर अलाउिंग द अफगान रिफ्यूजीज बट दे आर इवन स्पेंडिंग 100 मिलियन इमरजेंसी फंड, इसके अलावा 200 मिलियन और दे चुके हैं पिछले हफ्ते। सो रीजन क्या है, रीजन ये है कि दीज आर नॉट नॉर्मल अफगान पीपल हु आर कमिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स। ये वो अफगान लोग हैं जिन्होंने 2001 से लेकर 2021 के बीच में अमेरिकन फोर्सेस जो अफगानिस्तान में डिप्यूटेड थी उनको सपोर्ट किया। ठीक है, ये वो लोग हैं और उनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं जिन्होंने मोस्टली ट्रांसलेटर का काम किया, ठीक है, बारगाम एयरबेस पे या फिर बाकी जहां जहां भी अमेरिकन थे उनको हेल्प। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जब आप हिस्टोरिकल सेंसिबिलिटीज के हिसाब से देखेंगे तो ये अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो मेक श्योर करें कि वो सारी कंट्रीज के नेटिव लोग जहां पे अमेरिकन ने इन्वेड किया है और वहां के लोकल्स ने अमेरिका को हेल्प की है, उनके साथ अच्छे से बिहेव करें, उनको जो भी सपोर्ट की जरूरत है वो करें लॉन्ग टर्म में। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम जब अमेरिका कहीं इन्वेड करेगा, एंड दैट इज गोइंग टू हैपन, उसमें कोई हर्ज नहीं है, किसी को कोई शक नहीं, तो व्हेन नेक्स्ट टाइम दे विल बी इन्वेडिंग सम अदर कंट्री, वहां के लोगों को ये अश्योरेंस चाहिए होगा कि नहीं अमेरिकन को सपोर्ट करना बेनिफिशियल है, इन द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन ऑल्सो दे विल हेल्प अस आउट। And to keep this thing in people's mind, this is the reason of this 100 million emergency fund. So what has happened, वो मैं समझा देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन has authorized 100 million from an emergency fund to meet an unexpected urgent refugee needs to settle them from Afghanistan into the United States. ऐसा नहीं कहीं और दुनिया के किसी कोने में ले जाके डाल देंगे, नहीं, अमेरिका। ओके, नाउ these people will be given special immigration visas which will most probably in 99% of the cases over the period will be turned into green cards, and after a period they'll be living in United States, unko citizenship de di jayegi. That's the whole plan. United States is preparing to begin evacuating thousands of Afghan applicants for special immigrant visas. Immediately 2500 के आसपास ऐसे अफगान हैं जिनको इमिग्रेट किया जाएगा। In total almost 8000 जो लोग हैं उनको स्पेशल इमिग्रेटिंग वीजाज इशू कर दिए गए हैं अफगानिस्तान से। अबाउट 18,000 सच एप्लीकेशन हैव बीन प्रोसेस्ड ऑलरेडी। तो इतने सारे लोगों को अफगानिस्तान से अमेरिका लेकर जा रहा है अपने साथ। दीज आर बेसिकली द पीपल जिन्होंने अमेरिका को और अमेरिकन ऑफिशियल्स को, अमेरिकन मिलिट्री को अफगानिस्तान में सेटल करने से लेकर उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, वेदर इट इज ट्रांसलेशन और फूडिंग, लॉजिंग, एनीथिंग एल्स, ओके, दीज पीपल वर देयर टू हेल्प द अमेरिकन्स। चलिए
अब यहाँ तो एग्जेक्शन हो गया, मैंने आपको बता दिया, बट एक चीज और समझ लीजिए, जो बाइडेन हैड अ कन्वर्सेशन विद द अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी, और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि तालिबान ने बोला है कि अनलेस एंड अनटिल अशरफ गनी इज गोइंग टू लीव हिज पोजीशन, देयर इज नो काइंड ऑफ टॉक्स गोइंग टू हैपन। कोई बातचीत का मतलब नहीं है, वो चाहते हैं अशरफ गनी को पावर से हटा दिया जाए, एक नई गवर्नमेंट बने और फिर बातचीत करें। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने, जो बाइडेन ने जो अशरफ गनी से बात की, दे हैड अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एंड इट हैज बीन डिसाइडेड कि यूनाइटेड स्टेट्स अभी भी अशरफ गनी को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। नॉट ओनली दे आर सपोर्टिंग अशरफ गनी, दे हैव आल्सो स्टेटेड दैट बाइडेन दे हैव क्रिटिसाइज्ड, ओके, कंबाइंडली the Islamic fundamentalist Taliban's ongoing offenses in the country. President Biden and President Ghani agreed that the Taliban current offensive is in direct contradiction to the movement's claim to support a negotiated settlement of this conflict. Okay? The promise and the anxiety of G20's financial multilateralism is the important topic जो हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है, आज का हमारा मेन टॉपिक, और ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, तो थोड़ा सा फोकस करके सुनिए। देखिए, कुछ दिन पहले G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, वहां एजेंडा डिसाइड हुआ कि फाइनेंशियल मल्टीलैटरलिज्म को इंपॉर्टेंस देनी है। G8 की जगह वो इंपॉर्टेंट पोजीशन G20 को दी जाएगी। G20 कंट्रीज विल बी डिसाइडिंग द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इन द कमिंग ईयर्स। दैट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड एंड दैट हैज ऑलरेडी बीन सीन, जैसे कि पिछले 3-4 सालों में जिस तरह की मीटिंग्स हुई। कोविड के क्राइसिस के बाद ये चीज और क्लियर हो गई है कि G20 को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, और इसके लिए मैंने आपको बताया था कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं। जो स्टेप्स अलग से लिए गए वो मैं बता दूं कि इस साल की मीटिंग में ये भी डिसाइड किया गया है कि IMF में $650 बिलियन वर्थ के स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, स्पेशल जो IMF की मेन करेंसी है, उसको यूज किया जाएगा। दे हैव आल्सो लॉन्च्ड अ डेट रिलीफ प्रोग्राम फॉर लो इनकम नेशंस। वो मैं आपको समझाता हूँ कि कोविड के समय जो अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, जो लो इनकम कंट्रीज हैं, जो तो उनके पास पैसे कम हैं, उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट से लोन लिया हुआ था, एंड क्योंकि ट्रेड पूरा का पूरा स्टक था, तो वो लोन को सर्विस नहीं कर पा रहे थे, यानी लोन की किस्तें नहीं पे कर पा रहे थे, एंड इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड ने डिसाइड किया उनको हेल्प करने के लिए। तो उनको हेल्प करने में G20 किस तरीके से काम कर रहा है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। देखिए, क्या क्या स्टेप्स लिए गए, क्या क्या चीजें डिसाइड की गई। एक तो पहले बात ये हुई कि जो ग्लोबल टैक्स फ्रेमवर्क है, ओके, दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। अब ये ऑलरेडी मैंने एक दिन और भी डिस्कस किया था, आई एम डिस्कसिंग इट अगेन, कि 2013 से इस बारे में बात चल रही है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, ट्रांसनेशनल कंपनीज हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हैं, एक कंट्री में अपने आप को बेस करती हैं, दूसरी कंट्री में ऑनलाइन प्रेजेंस रखती हैं, और पूरे का पूरा प्रॉफिट जो है वो लेकर चली जाती हैं थर्ड कंट्री में, ठीक है, और एटलीस्ट जिस कंट्री में वो रजिस्टर्ड है, जिस कंट्री में। इससे होता क्या है कि जिस कंट्री में डिमांड क्रिएट हो रही है उसको कोई टैक्स नहीं मिलता, टैक्स का कोई पेमेंट नहीं होता है, उसको कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक ने अपने आप को आयरलैंड में रजिस्टर कर लिया, अमेजोन ने अपने आप को आयरलैंड में रजिस्टर कर लिया, ओके, और अब वो अमेरिका में भी टैक्स नहीं देते, फेडरल टैक्स नहीं देते, इंडिया में तो देने की बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। सो इन सारी चीजों की सॉल्यूशन के लिए OECD, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो यूरोपियन यूनियन की एक्सटेंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कुछ स्टेप्स लेने शुरू किए। इंडिया ने भी इसका सपोर्ट किया, क्योंकि इंडिया भी चाहता है, ऑल्दो वी आर डेवलपिंग कंट्री, बट स्टिल वी हैव सच अ ह्यूज पॉपुलेशन कि हम एक बड़ा मार्केट बन जाते हैं। सो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का इशू, BEPS, ठीक है, रिजॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए। 15 प्रिंसिपल्स के हिसाब से OECD ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है डिसाइड करते हुए कि एक इंक्लूसिव फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, जिसके थ्रू अलग अलग कंट्रीज के ऊपर ये रेगुलेशन लगेगा कि किसी भी कंट्री में कोई भी अगर कंपनी रजिस्टर्ड है, तो जिस कंट्री में डिमांड क्रिएट हो रही है उनके पास भी रेवेन्यू उनके साथ शेयर किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर फेसबुक ऑल्दो आयरलैंड में रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर अमेरिका हो या इंडिया, अगर इन दोनों कंट्रीज में फेसबुक के यूजर्स हैं, तो फेसबुक को इन कंट्रीज को टैक्स पे करना पड़े। Out of the 192 countries who are there in United Nations right now, only 139 countries have accepted this. There are countries like Ireland जो इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं. There are countries like Mauritius, Virgin Island जो इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं because they are tax havens. यहाँ पर ये भी डिसाइड किया गया कि 2 पिलर्स पे काम किया जाएगा. पिलर नंबर 1 ये होगा, how profit from multinational companies can be taxed when the revenue is being generated across nations. जो चीज मैंने आपको समझाई कि अगर दूसरे कंट्री में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और दूसरे कंट्री में कंपनी रजिस्टर्ड है, तो दोनों के बीच में शेयर करने का क्या रेगुलेशन बनेगा वो डिसाइड करना.
It also defines a global minimum corporate rate tax of 15%. Now this is something which India want to be increased. India want कि मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो है वो 20 से 25% के बीच में, लेकिन ग्लोबल कंसेंसस इस तरफ जा रहा है कि 15% मिनिमम अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स बना दिया जाएगा। ये मैट के इक्विवेलेंट मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या है कि अगर इंडिया में बिजनेस आपकी कंपनी कर रही है तो जो प्रॉफिट बना रही है उसमें मिनिमम 15% तो टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर लें, आप कोई भी एक्सपेंसेस दिखा लें, एनीथिंग, यू हैव टू पे दिस 15%. So that is something you have to keep in mind. Okay, चलिए. The G24, an intergovernmental group that represents the voice of developing countries on the monetary and development issues at the International Monetary Fund and World Bank, has requested a lower threshold and a higher tax margin of 30% to 50% on the profit. ठीक है. So G24 जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप है जिसमें इंडिया भी है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बात करते हैं, इनका कहना यह है कि जो थ्रेशोल्ड है उसको कम कर दिया जाए, लेकिन जो टैक्स मार्जिन है वो प्रॉफिट पे बढ़ा दिया जाए 30 to 50%. एंड अगर ऐसा भी होता है तो दैट विल आल्सो हेल्प कंट्री लाइक इंडिया. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया ने ऑलरेडी जो टैक्स लगा दिया है 2% का, ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2018 के बाद से इंटरनेशनल इस तरह के ट्रेड पे 2% का टैक्स लगाती है, वो इंडिया को छोड़ना पड़ेगा इमीडिएटली. सो उससे होगा क्या कि ये जो बेनिफिट्स हैं ये 3-4 साल बाद आने शुरू होंगे, लेकिन इमीडिएटली 2% का टैक्स जो है वो इंडिया को छोड़ना पड़ेगा. तो दैट इज समथिंग जो यहाँ पर बात हो रही है, जो आपको जाननी जरूरी है. इसके अलावा जो दूसरी चीज हमें डिस्कस करनी है, जो G20 के थ्रू होने की बात हो रही है, वो है डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव. जैसा कि मैंने आपको बताया, दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि लो इनकम कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके पास पैसे थोड़े कम है, उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट से वो लोन लेते हैं, उससे वो अपनी कंट्रीज को रन करते हैं, प्रॉफिट से अपने लोन को सर्विस करते रहते हैं. ठीक है. अब प्रॉब्लम यह है कि जब लॉजिस्टिक्स नहीं मूव हो रही, जब बिजनेस नहीं हो रहा तो प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा तो इंटरेस्ट को सर्विस करना इम्पॉसिबल है. अंडर दीज सर्कमस्टांसेस दीज कंट्रीज आर ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्टिंग ऑन देयर लोन्स. ये पेमेंट नहीं कर पाएंगे. एंड देयरफॉर द वेस्टर्न कंट्रीज, उन्होंने प्लान किया है कि समहाउ रिच वेस्टर्न नेशंस हैव प्लान्ड दैट दिस रिच वेस्टर्न नेशंस का जो क्लब है उसको पेरिस क्लब कहा जाता है, जो ग्रुपिंग है, उन्होंने प्लान किया कि नॉन पेरिस क्लब मेंबर्स जो हैं, लाइक कंट्रीज जो कि बड़ी हैं, जहां पे बिजनेस बहुत ज्यादा है बट वो सर्विस नहीं कर पाएंगे अपने लोन्स को, जैसे कि चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, टर्की. इकोनॉमी इनकी छोटी नहीं है. देयर आर वेस्टर्न कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी ऑब्वियसली चाइना से छोटी है, इंडिया से छोटी है, सऊदी अरेबिया से छोटी है, बट दे आर ऑन द प्रॉफिट साइड. उनकी पॉपुलेशन भी कम है, तो प्रॉफिट पर कैपिटा इनकम वाली चीज में वो बहुत आगे निकल जाते हैं. ठीक है. लेकिन चाइना, इंडिया जैसी कंट्री जो है वो अपने लोन्स को कई बार सर्विस नहीं कर पाएंगे, और इसलिए वर्ल्ड बैंक की हेल्प से, वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेट स्टैटिस्टिक्स 2021 हैव एस्टिमेटेड दैट टोटल एक्सटर्नल डेट स्टॉक ऑफ लो इनकम कंट्रीज जो कि DSSI के थ्रू छोड़ी जा सकती है, वो है $744 बिलियन इन 2019. इतने पैसे जो है वो छोड़े जा सकते हैं इन कंट्रीज के लिए. ओके. अगर ये किया जाता है तो जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं खास करके, उनको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी. राइट. The promise of G20 financial multilateralism can only be fulfilled अगर ये जो सारे नेशंस हैं वो मिलकर काम करें, और खासकर ये जो डेट सर्विसिबिलिटी का नया रेगुलेशन बनाने की बात हो रही है उसको इंप्लीमेंट किया जाए. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड. G20 का अक्टूबर में समिट होगा. वी विल डिस्कस व्हेन इट विल हैपन इन मच 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 मोर डिटेल, लेकिन कीप इन माइंड दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है. और दो स्टूडेंट जो पेगासस के लिए परेशान है, देखिए पेगासस इज स्टिल getting unfolded. देखिए every day there is something coming up. इंडिया में तो नहीं, लेकिन इजराइल में, फ्रांस में there is daily something new is happening. Okay. इजराइल में जो उनकी मेन न्यूज़पेपर्स हैं, हरीज जो है उसमें रोज कुछ ना कुछ छप रहा है. there is always something going on. So whenever something very specific comes out or whenever there is something जो काफी बड़ा होगा, I'll keep you posted about it. Okay. So till then दिस विल बी ऑल फॉर टुडेज क्लास. मेक श्योर कि आपको अपने आप को कॉम्बैट के लिए रजिस्टर करें, टेस्ट देते रहें, और कोशिश करें कि सब्सक्रिप्शन का प्लान कर रहे हैं तो 28 के पहले ले लें, 28 जुलाई के पहले. ओके. कोड यूज कर देंगे SPYT. इस वीडियो को लाइक कर देंगे, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कर देंगे. दैट विल बी ऑल फॉर नाउ. थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग द सेशन एंड लेट्स कैच अप टुमारो. थैंक यू.